बेसिकली होता क्या है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है कि बहुत बड़ी चीज को तोड़कर हम एक छोटा सा बना देते हैं और हम सब छोटी छोटी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो वो पूरी कंप्लीट चीज मिल जाएगी। और जब कंप्लीट चीज मिलती है तो हम उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। M2 है और मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो देख ये भी तो मास है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बना, मेरे पास भी तो मास है, क्या मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूं? हाँ मैं भी बना रहा हूं। तो क्या मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं? हाँ मैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा हूं। क्या ये मेरी तरफ अट्रैक्ट? हाँ जी बिल्कुल मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मेरी मर्जी नहीं है इसके पास जाने की भाई साहब, लेकिन इसकी मर्जी क्या है पता नहीं, मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। बताओ इस प्यार को क्या दे नाम? ग्रेविटी। हर मास के लिए इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या है? डिफरेंट है। और अगर फोर्स डिफरेंट है तो तुमने एक एग्जैक्ट फोर्स कैसे बता दिया? क्या देता है? स्लोप। यानी कि डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है? स्लोप। जबकि आपको इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा? इंटीग्रेशन देता है सर डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन किसका उल्टा होता है? डिफरेंशिएशन का। अगर बेटा मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे को ये फंक्शन द्वारा मिल जाएगा क्या? तुम्हें बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन दे दिया एग्जामिनर ने मैथमेटिक्स में और तुम्हें उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता है, तो डिफरेंशिएशन कर लो और 4 ऑप्शन दिए होंगे जिससे मैच कर जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? और ये तेरा पाई है और 1/1 कितना होता है? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये आंसर आया है इतनी मशक्कत करने पर आया है और ये तुम्हारा एक ही लाइन में आ गया। या तो फील करना यार, ये 1/, क्या लिखा है? x लिखा है, तो 1/x का मतलब क्या होता है? log x। और जो इनर फंक्शन को एज इट इज लिख दे और जो भी तेरा कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लायर जो भी है उसको मान लिख दे, नीचे लिख दे। जिससे वाला आंसर। फालतू की पंचायत लगाने से क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लाइन में आंसर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हिंदी फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिकल टूल्स का एक सेकंड पार्ट जिसको हम बोलने वाले यहाँ पर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से पहले मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन। बेटा अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर विजिट कर लेना। क्योंकि बेटा कैलकुलस का नॉलेज के बिना आप फिजिक्स को तो समझ ही नहीं सकते। क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपको IIT निकालनी है, नीट निकालनी है तो आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल फील दिलाऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। उन पर बेस किस तरह के सवाल आते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर जाकर देख लेना। आइए समझते हैं। देखो मैथमेटिकल टूल में जो क्लास 11th और 12th के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, वो है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आज की इस क्लास में हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देख इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा, देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में आप जानते हो, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है। दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशन है ये मैथमेटिक्स के। उसी तरह से एक नए तरह के भी ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन का नाम हमने रखा डिफरेंशिएशन, जिसका साइन होता है d/dx और इसके साथ होता है बॉक्स में वो वाला नंबर आता है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है और कुछ रूल्स होते हैं उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया जाता है। वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। आज की क्लास में कैलकुलस का एक सेकंड पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली देखो डिफरेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कॉम्बिनेशन था, तो फिर आपका इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन आपका एडिशन है, लेकिन नॉर्मल एडिशन नहीं, बट नथिंग बट नॉर्मल एडिशन। ये आपका नॉर्मल एडिशन नहीं है जैसे कि आप सोचते हो कि 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ऐसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सीखेंगे भाई, सीखने के लिए तो आए ना। अच्छा कुछ और चीजें बताता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है कि बहुत बड़ी चीज को तोड़कर हम एक छोटा सा बना देते हैं और हम सब छोटी छोटी चीजों को अगर हम जोड़ दें तो वो पूरी कंप्लीट चीज मिल जाएगी। और जब कंप्लीट चीज मिलती है तो हम उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब किसी चीज को छोटा करना। धीरे धीरे आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा अगली चीज की मैं बात करता हूं बेटा। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन का साइन आपने देखा कि क्या होता है, d/dx होता है और ये बॉक्स होता है। इस बॉक्स में कुछ भी आ जाएगा उसका हम डिफरेंशिएशन उसके रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। उसी तरह से बेटा इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला, ये क्या है सर? ये स्नैक है बेटा, स्नैक, ये न्यूटन का स्नैक है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, तेरा काय का साइन है, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इस इंटीग्रेशन में एक बॉक्स होगा और तेरा एक एलिमेंट होगा। जो भी बॉक्स में रखा जाएगा उसका इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। कैसे करते बताऊंगा यार, सुन ले पहले कुछ बात है। ठीक है, ये काय का साइन है बेटा, इंटीग्रेशन का साइन है। और इस बॉक्स में आप वो फॉर्मूला रखेंगे जिसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस बॉक्स में जो भी सामान रखा है उसका इंटीग्रेशन हमेशा इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होगा। सपोज अगर इस एलिमेंट का नाम मैंने बेटा dt रख दिया तो आप कहोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू t।
अगर मैंने यहां पर डी थीटा रख दिया, क्या रख दिया बेटा, या डी ओमेगा रख दिया, तो आप ये कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो जो भी एलिमेंट होगा हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है बेटा, इंटीग्रेशन किया जाता है। कैसे करते हैं सीखेंगे बेटा। अब देख, ये तो जनरल थी इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दी कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का एडिशन होता है, बट नथिंग बट नॉर्मल एडिशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है बेटा, मैथमेटिक्स में भी आप इसका बड़ी जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताऊंगा मैं आपको। और ये इंटीग्रेशन का क्या होता है, साइन। अब यहां पर एक दो क्वेश्चंस हैं जिसको समझकर आपको ये फील आएगा कि बेटा इंटीग्रेशन हमको क्यों चाहिए और हमको क्यों करना है। देख जरा बात को समझ। अगर आप लोगों ने क्लास 9 अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, आइडिया होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड फोर्स, या फिर वो वाले बच्चे जो 11 12 पढ़ के आए हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन जो बच्चे अभी जस्ट 11th में आए, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है इसके फील्ड में, बट कोशिश करेंगे, आएगा। आइए समझते हैं। देख, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2। यानी कि 2 पॉइंट मास है, एक तो देख तेरा m1 है, दूसरा पॉइंट मास है बेटा तेरा m2 है। और मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो देख ये भी तो मास है, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बना। मेरे पास भी तो मास है, क्या मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा हूं, हाँ मैं भी बना रहा हूं। तो क्या मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, हाँ मैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा हूं। क्या ये मेरी तरफ अट्रैक्ट, हाँ जी बिल्कुल मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मेरी मर्जी नहीं है इसके पास जाने की भाई साहब, लेकिन इसकी मर्जी क्या है पता नहीं, मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। बताओ इस प्यार को क्या दे नाम, ग्रेविटेशन। तो बेटा मास के कारण जो फोर्स डेवलप होता है दो बॉडीज के बीच में, वो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है बेटा। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन। तो ये मास इस मास को अपनी तरफ खींच रहा है। एक आदमी मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं। क्या है इस प्यार का नाम, अरे कुछ और मत समझ लेना लल्लू लाल, इस नाम का है, इस प्यार का नाम क्या दोगे, यस ग्रेविटेशन। याद रखिएगा, ठीक है। तो मास को क्या करता है, एक फोर्स के द्वारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। अब ये फोर्स की कुछ क्वांटिटी होती है, उसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा कंट्रोल करते हैं। वो फॉर्मूला होता है बेटा F इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट फर्स्ट बॉडी का मास मल्टीप्लाई सेकेंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। यानी कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो ये होता है। क्या होता है बेटा, ये होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, खत्म खेल। अच्छा, अब इसी लॉजिक को समझकर हम लोगों ने नई नई चीजों में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इस फॉर्मूले को। हाँ, एक चीज और बढ़िया चीज बता दूं बेटा तुम्हारे काम की है कि ये वाला जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन साहब ने जो दिया था, ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पॉइंट मास के लिए या स्फेरिकल बॉडी के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी का कंप्लीट मास हम सेंटर में मान सकते हो। सेंटर तो एक पॉइंट ही होता है ना साहब, पॉइंट होता है कि नहीं होता। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मास या स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसी तरह का एक टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कूलाम लॉ। वहां पर भी चार्जेस आते हैं, जहां पर मास आ रहा है वहां पर क्या आ रहा है, चार्जेस। एनीवे, तो 2 पॉइंट मास के बीच लगने वाला फोर्स इतना होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को जरा समझिए और फिर इसको फील करिएगा। इसको रब कर देते हैं बेटा। देखो बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड रॉड। उन्होंने ये कहा है कि भाई एक पॉइंट मास है तेरे पास और उससे कुछ डिस्टेंस पे बेटा तेरा रॉड रखा हुआ है, तो इन पॉइंट मास और रॉड के बीच कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताना है। देख, तो ये तेरा पॉइंट मास मैं मान लेता हूं m0 है। इससे मान ले, इससे ए डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बेटा, ए डिस्टेंस पर एक रॉड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा, तेरा रॉड है, इस तरह से रॉड रखा हुआ है, ठीक है बेटा। ये रॉड रखा हुआ है, इस रॉड का कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ इन्होंने पहले ही कह दिया है। कितना लेंथ है बेटा इसका, एल लेंथ है। इस रॉड का मैं कुछ मास मान लेता हूं, वो मास मैंने कितना मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, ठीक है। पूछ रहा हूं कि फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड रॉड। तो तुम क्या करोगे, अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो इसमें लगा दो। कैसे लगाओगे सर, देखो अभी आपने बताया ना, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट, m1 मतलब पहली बॉडी का मास m0 और m2 मतलब दूसरी बॉडी का मास m, बीच का डिस्टेंस कितना a और l, तो a प्लस l करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग। और ये आंसर आपका बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तुमने बेटा कंसेप्ट तो सही लगाया, लेकिन फिर भी आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिखते m0 m
और अगर ये पूरे मास को आप सेंटर पर कंसीडर कर लेते तो ये वाला डिस्टेंस L/2 हो जाता, ये वाला डिस्टेंस भी L/2 हो जाता, तो तुम कहते कि A प्लस L/2 का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो तुम कुछ भी कर लो बेटा, इसका आंसर रॉन्ग ही आएगा। क्यों आ रहा है रॉन्ग? थोड़ा फील करने की कोशिश करना। देख, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो थोड़ा फील करना बेटा कि देख, ये डिस्टेंस बढ़ा देगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम कर देगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, तेरा बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अब तू ये सोच कि ये पूरी बॉडी का मास m है। जैसे मान ले इस बॉडी का मास है 1 kg, तो भाई साहब 1 kg तो इसकी पूरी रॉड में फैला हुआ है ना, यहाँ पर 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से होगा कि नहीं होगा, पूरी बॉडी में मास होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो पूरी बॉडी बनी तो 1 किलो से है, तो पूरा मास क्या होगा पूरी बॉडी में, यानी कि उसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वाले अगर मैं मास की बात करता हूं तो ये वाला मास जो है वो इस मास के ज्यादा नजदीक है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मास इस मास को ज्यादा जोर से खींचेगा। बोल सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, ज्यादा जोर से खींचेगा। लेकिन ये वाला जो मास है ना इस सिरे का, ये काफी ज्यादा दूर है, तो ये वाला पॉइंट मास इस मास को कम जोर से खींचेगा, बीच में किसी और जोर से खींचेगा। तो आप अगर इसके सभी मासों की बात करोगे ना तो बेटा यहां पर हर मास के लिए इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या है, डिफरेंट है। और अगर फोर्स डिफरेंट है तो तुमने एक एग्जैक्ट फोर्स कैसे बता दिया। बस ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था ना हमको, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसको इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता था नॉर्मली। तो फिर हम लोगों को बड़ी दिक्कत आ गई, इस चीज को सॉल्व तो करना था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमको बहुत जगह मिलती है। कहां मिलती है देख, एक और मैं बताता हूं तेरे। जैसे हम बात करें, एक स्प्रिंग है बेटा तेरे पास, क्या है बेटा, स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को दबाना है, तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग को दबाओगे, तुम दबाओगे तो क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और फोर्स मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट करोगे। चलो जहां आ गई स्प्रिंग। अब जैसे ही स्प्रिंग टाइट होगी तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और टाइट हो जाएगी, फिर और फोर्स लगाना पड़ेगा, और टाइट हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्प्रिंग हम पास लेकर आ रहे हैं, हमको फोर्स चेंज करना पड़ रहा है। बेटा फोर्स की वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स की वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो बेटा जब चेंज आ रहा है और तेरे से पूछा जाए वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब भैया जहां पर तूने कुछ और फोर्स लगाया इस लोकेशन में, कुछ और लगाया इस लोकेशन में, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर पे तेरा फोर्स चेंज हो रहा है, तो भाई साहब इस फॉर्मूले में कौन सा फोर्स रखेगा जिससे तू वर्क डन निकाल ले, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम तो रोने लगे, भाई बड़ी मुश्किल में तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखे, अब ये अलग दाती आ गई, भैया जाए कैसे सॉल्व करें। तो फिर इसका समाधान कौन करेगा, तो जिसने डिफरेंशिएशन का हमको बताया था, ज्ञान दिया था, वही करेगा। तो हम गए न्यूटन साहब के पास भागते हुए, भाई साहब दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही, बताओ कुछ इलाज। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, करता हूँ तुम्हारी जुगाड़, 1 दिन का समय दो। तो 1 दिन बढ़िया दिमाग लगा लोगों के, न्यूटन साहब ने बताया अब एक काम करो, इसका हल निकाल लिया है। सभी ने पूछा क्या हल है, इसका ये हल है। सर ये क्या है, ये स्नैक है, ये मेरा वाला स्नैक है, इससे क्या होता है, इससे समस्या का हल हो जाता है। कैसे होता है, आओ चलो सिखाते हैं तुम्हें। देखो कैसे समस्या का हल होता है, देखिए अब न्यूटन साहब ने इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान समझिएगा। मजा ना आए तो कहना बच्चों, और अगर ये फील आप कर गए ना तो इंटीग्रेशन तो आप उड़ा दोगे। इंटीग्रेशन सीखना कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूला है वो तो, लेकिन फील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तुमको ऐसे सॉल्व करने हैं यार, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन का लगा, इंटीग्रेशन का यूज लगा के। तो फॉर्मूला तो कोई भी याद कर लेगा, इसको कैसे सॉल्व करो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देख न्यूटन ने क्या बोला, अब देख इधर आओ बेटा, सब लोग इधर आ जाओ। अब उसने कहा देख एक काम कर, इस पॉइंट मास के कारण तेरे को इस रॉड पर फोर्स निकालना है, तो तू एक काम कर ले, एक काम ये कर ले कि तू एक काम कर, इस पॉइंट मास से x डिस्टेंस पे चला जा। कितनी डिस्टेंस पे चलाया, x डिस्टेंस पे। तो ठीक है साहब चले जाएंगे x डिस्टेंस पर। तो जहां से हम गए x डिस्टेंस पर, अब जैसे तुम x डिस्टेंस पर आओगे तो जहां पर आकर इस बड़े मास का एक छोटा सा मास तुम कट कर लो, एक छोटा सा मास, ये बिल्कुल छोटा सा मास है, बिल्कुल छोटा सा मास, इसको क्या कर लो तुम, कट कर लो। अब भैया ये छोटा सा मास है, तो इस मास को मैं नाम दे दूंगा dm। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, इसको मैं हटा के मैं यहां लिख रहा हूं, और इस मास को मैं क्या दे देता हूं, dm दे देता हूं। इस मास का कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ मैं क्या मान लेता हूं, dx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, dx। तो अब तुम क्या करो, इस मास के कारण इस dm पर लगने वाला फोर्स निकालो। क्या निकालो, फोर्स। तो वो फोर्स भी छोटा सा आएगा बेटा, छोटा सा मास है, तो वो फोर्स आया तेरा dF बराबर, फोर्स का फॉर्मूला तो वही लगाना है आपको। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल G m1 m2, m1 के स्थान पर m0 है बेटा तेरा, और m2 के स्थान पर क्या है, dm है तेरा, अपॉन डिस्टेंस कितना है तेरा, यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पे एलिमेंट कट किया था मास का, x डिस्टेंस पे, तो x
स्क्वायर, तो ये तेरा फोर्थ आ गया, एक छोटा सा फोर्थ आ गया। ठीक है साहब, समझ में आया। अब एक काम कर, हमें तो पूरी रॉड के कारण निकालना है, तो एक काम कर, फिर से एक्स डिस्टेंस पे जा, फिर एक और एलिमेंट काट ले, उसके लिए डी एफ निकाल ले, फिर एक्स डिस्टेंस पे जा, उसके लिए एलिमेंट काट ले। सर न्यूटन भाई साहब ऐसे कब तक करना पड़ेगा? हो सकता है तेरी जिंदगी निकल जाए, क्योंकि किसी भी रॉड के तो कितने पार्ट कर सकता है, इन्फिनिट पार्ट कर सकता है जी। अगेन प्रॉब्लम, तो क्या करें? तो फिर न्यूटन साहब ने कहा कि देख अब सुन, पहले एक काम कर, अब इतना दिमाग मत लगा, तू बस एक एलिमेंट तक का फोर्स निकाल ले, उसके बाद तुझे कुछ नहीं करना, मेरा वाला यूज करवाना है, मेरा वाला यूज कर ले। क्या यूज कर ले कि तू इसका कर दे इंटीग्रेशन। क्या कर दे? इंटीग्रेशन। तो उन्होंने ये साइन दिया इंटीग्रेशन का, ऐसे इधर भी लगाया और इधर भी लगाया। अब उन्होंने ये बताया कि देख तेरे को इस रॉड का निकालना है ना, तो इस रॉड पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। एक्स डिस्टेंस पर तेरा ये छोटा सा फोर्स आ रहा है, तो कंप्लीट रॉड के लिए कितना आएगा? तो उसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सुन, उसने बताया कि देख इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे? तो देखो अब एक बार बताओ, इस पॉइंट मास से अगर तुम पहला एलिमेंट कट करोगे तो कहां करोगे? हवा में करोगे? हवा में तो हो ही नहीं सकता। पहला एलिमेंट तुम कहां कट करोगे बेटा? यहां पर कट करोगे। और इस मास से दूरी कितनी होगी? ए। तो इसको यहां पर लिख दोगे ए, इसको नाम दोगे तुम लोअर लिमिट। क्या नाम दोगे बेटा? लोअर लिमिट। अच्छा, समझ में आया। और फिर लास्ट में एक एलिमेंट, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट कट कर सकते हो? यहां तो कर नहीं सकते, यहां तो रॉड है ही नहीं, तो यहीं करोगे ना। और इसका डिस्टेंस इस मास से कितना है? सर यहां से यहां तक का ए है और इस रॉड का लेंथ एल है, तो टोटल कितना हो गया? यस। तो उसको कहां लिख दोगे? यहां पर लिख दोगे, इस बॉक्स में लिख दोगे ए प्लस एल। इसको क्या बोलोगे? सर अपर लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट बोलेंगे। अब इसके बाद सुनो जरा, ये सब चीजें हो गई, उसके बाद ये जो चीज थी ना, इसका ये चीज निकाली थी आपने, इसको कैसे निकाला था? एक एलिमेंट कट करके। तो वो एलिमेंट को आपको पीछे रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? पीछे रखना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप उसने बताया, ये जो सेटअप बताया, इसको सॉल्व करने का कुछ रूल होता है, वो मैं तेरे को सिखाएगा। वो क्या रूल होता है अभी थोड़ी देर में तुम सीख जाओगे, और उसको सॉल्व भी करूंगा मैं लास्ट में जाके। ठीक है, तो फिलहाल उसने ये बताया कि यहां से यहां तक इस मास के कारण इस रॉड पर जो आपको फोर्स निकालना है, उसको निकालने का पहला तरीका क्या है कि आप एक्स डिस्टेंस पे जाइए, एक छोटा सा एलिमेंट निकालिए और उस एलिमेंट का छोटा सा फोर्स निकाल लीजिए। जब वो वाला फोर्स आ जाएगा तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, तो आप सबको तो नहीं निकाल सकते, तो सबको क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए कि कहां से कहां तक आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे उसको लोअर लिमिट बोलोगे, और जहां तक इंटीग्रेशन करवा रहा है उसको क्या बोलोगे? अपर लिमिट बोलोगे। क्लियर है बच्चों? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। लेकिन ये फंडा आपको समझ में आया कि नहीं कि हम सेटअप कैसे करेंगे? ठीक है, इसको पॉज करिए, नोट करिए। तो एक नई चीज समझते हैं पहले, फिर इंटीग्रेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। देखो पहले इधर देखिए, एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो, जैसे आपके पास एक बाय एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। बाय आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी कि बाय डिपेंड कर रहा है किस पर? एक्स पर। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, वैसे वैसे बाय की वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हमने बाय और एक्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये वाला हमको ग्राफ मिलता है अपन को। ठीक है, अब ये ग्राफ में हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया। अब इसकी अगर आप शक्ल देखोगे तो नॉर्मल आपको ये क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो आपको पता है, लेंथ इंटू क्या होता है? ब्रेथ होता है। तो ये लेंथ हो गई एक्स नॉट और ब्रेथ कितनी हो गई? वाई नॉट। तो सिंपली आप निकाल लोगे अगर आपको इस तरह का रेक्टेंगल दिखेगा। बहुत बढ़िया, इधर आइए। अब ये फिर से बाय और ये फिर से एक्स है। जैसे जैसे एक्स में चेंज होता जाएगा वैसे वैसे बाय में चेंज होता जाएगा। अब इस एक्स के लिए ये वाला तेरा बाय है और ये तेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बाय और एक्स के लिए। तो ये तेरा एरिया बनना है। अब इस एरिया को तेरे को फाइंड आउट करना है। तो तेरे को दिख रहा है इसकी शक्ल किससे मिल रही है? सर इसकी शक्ल मिल रही है, यस, ट्रायंगल से मिल रही है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है तेरा? एक्स नॉट, और हाइट कितनी है तेरी? वाई नॉट। तो सिंपली तुम एरिया निकाल लोगे। हाफ क्यों किया? क्योंकि देखो पूरा टोटल है, उसका आधा हिस्सा ही तो लिया है, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसका हाफ कर दिया। तो ट्रायंगल हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे और रेक्टेंगल हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब मैंने तुम्हें बेटा इस तरह का ग्राफ दिया। किस तरह का ग्राफ दिया? कि बाय का एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, यानी कि बाय आपका यस फंक्शन है किसका? एक्स का। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू चेंज होने से किसकी वैल्यू में चेंज आएगा बेटा? बाय की वैल्यू में चेंज आएगा। तो बाय का एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से ये ग्राफ है और इसका फॉर्मूला है बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ नहीं आते तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एनीवे थोड़ा सा देखिए, अब ये तेरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपसे बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है तेरे से, ये बोल रहा है कि यहां से x1 से लेकर x2 तक का एरिया निकाल दे। अब जब तुम यहां पर इस टाइप के ग्राफ में, ऐसे ग्राफ की प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की ग्राफ की प्रॉब्लम है कि आपसे पूछ रहा है कि x1 से x2 तक का क्या निकालो, एरिया निकालो। तो अब यहां पर सबसे पहले तो आप देखोगे कि इस ग्राफ की शक्ल कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है तो ये फॉर्मूला लगा लूंगा, ऐसी है तो ये फॉर्मूला लगा लूंगा। लेकिन अगर आप इसको बाहर निकालकर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, कर्व जैसा, ऐसा। तो आप इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? ट्रायंगल। और ट्रायंगल नहीं कह सकते तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कर्व है। कर्व है, कर्व का मतलब क्या है कि हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यहां पर आप देखो हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक है, हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। तो ये लीनियर चेंज है और ये वेरिएबल चेंज है। और जब वेरिएबल चेंज आता है तो इस केस में आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? तो फिर कोई खास बात नहीं है। तो डिटेल साहब ने कहा अगर दिक्कत है तो मेरा वाला यूज कर लो, तो कर लो यूज। क्या है मेरा वाला? तो मेरा वाला ये है कि देखो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से तुम जाओ x डिस्टेंस पर और x डिस्टेंस में जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, फुद्दू सा एलिमेंट कट कर दो। ये बिल्कुल फुद्दू सा छोटा सा छुटकू सा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट की खासियत क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है x है, तो इसको आप बोलोगे dx। लेकिन इस एलिमेंट के पास हाइट तो है ना बेटा, इतनी बड़ी हाइट तो है ना इसके पास, तो इसको हम x नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। अब जब आप इसको देखोगे तो ये वाला जो एलिमेंट है छोटा सा, इसका शेप आपको रेक्टेंगल दिखेगा। अरे यार देख, बात को समझ, थोड़ा फील करने की कोशिश कर बेटा। देख जैसे तेरे पास सर्कल है, अब सर्कल का इतना बड़ा हिस्सा लूंगा तो ये हमको कर्व भी दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा ले लूं और इसको बाहर निकालूं तो ये तेरे को स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो तू ये फॉर्मूला यूज कर ले, स्ट्रेट लाइन है तो ये फॉर्मूला यूज कर ले, या फिर वो यूज कर ले अगर वो बन रहा है तो ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है तेरा, रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान से देख, रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एरिया तो निकाल सकता है। लेकिन ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, DA आएगा। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? यस, ठीक समझ रहे हो? यस, हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया इसका। लेकिन सर ये तो आपने छोटे से एरिया का निकाला, हमें तो x1 से लेकर x2 का चाहिए। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो। कहां से कहां तक एरिया निकालना है, x1 से लेकर x2। तो इसका नाम क्या रख दिया, अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट। और इसका नाम क्या रख दिया बेटा हम लोगों ने, अपर लिमिट। और इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ताकि हमको टोटल एरिया मिल जाए। क्या मिल जाए? एरिया। अब एरिया आता है, इसको इंटीग्रेट करने पर एरिया आता है। कैसे आता है भी थोड़ी देर में आप सीखने वाले हो। तो बेसिकली आपको एक बात समझ में आई कि अगर हमको किसी ग्राफ में, इस तरह के ग्राफ में एरिया को फाइंड आउट करना है तो हम किसकी सहायता से करेंगे, इंटीग्रेशन की सहायता से। तो एक कंसेप्ट यहां पर आपका ये बनता है कि यहां पर आपको एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, इंटीग्रेशन देता है। और किसका इंटीग्रेशन, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन किसका होता है, y का होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है। और उसको करने का एक तरीका होता है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं। और इससे पहले वाली जो क्लास में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो हमको क्या देता है, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलता है, देख छोटा सा एलिमेंट ले लो और dy/dx कर लो। जैसे कि यहां पर जाकर आप देखोगे तो इस छोटे से एरिया को मैं निकालता हूं तो इसका छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, इसको बोलोगे dy, उसको बोलोगे dx। तो dy/dx करोगे तो आपको मिलेगा क्या, स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, स्लोप। ठीक है, dy/dx करोगे, यानी कि आपकी y की वैल्यू भी छोटी सी है और dx की वैल्यू भी कैसी है, छोटी सी है। तो dy/dx आपको क्या देता है, स्लोप। यानी कि डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है, स्लोप। जबकि आपको इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा, इंटीग्रेशन देता है एरिया।
तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एरिया निकालने के लिए, अंडर द एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। और स्लोप निकालने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन का। अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन के शानदार रूल, तो इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन करने के रूल क्या होती है। इंटीग्रेशन का मीनिंग तो हमने समझ लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अब उसको कैसे अप्लाई करना, उसके कुछ रूल होते हैं। देखो, सबसे पहला रूल आता है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1 होता है बेटा, ये आपने पढ़ा था। लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है ना बेटा, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है अभी थोड़ी देर में मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को, ठीक है। फिलहाल देखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1, यानी कि पावर को आगे लिख के पावर में से एक माइनस कर रहे थे। अब यहां पर y इक्वल टू क्या है? x की पावर n है। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है? इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, फिर एक बॉक्स बनाओ और फिर पीछे क्या लिख लो? dx। dx वही एलिमेंट है जो x डिस्टेंस में हम जाके कट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर लिमिट है तो जहां पर लोअर लिमिट आएगी और यहां पर क्या आ जाएगी बेटा? तेरी अपर लिमिट आ जाएगी। अब देख बेटा, ध्यान सुन, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा? बाय आएगा, तो यहां पर क्या लिख देगा? बाय, ठीक है। और पीछे क्या रहेगा? तेरा एलिमेंट। क्या रहेगा बेटा? एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इसी डिस्टेंस पे जाकर तो तूने एलिमेंट कट किया था। अच्छा साहब, और जहां पर क्या रहेगी? लिमिट। अगर लिमिट दी है, क्या तेरे को लिमिट दी है? इन्होंने कितनी दी है? x1, और यहां पर कितनी दी है? x2। अब आगे की बात करते हैं, सुनना जरा बेटा ध्यान से। अब y की वैल्यू कितनी है? ये लिखी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं x की पावर n, और ये क्या हो गया तेरा dx, और ये क्या चल रहा है? x1, और ये क्या चल रहा है तेरा? x2। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो देख, डिफरेंशिएशन का क्या होता है? पावर को आगे लिख के पावर में से एक घटा रहे थे, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटा करना नहीं होता, ऐड करना होता है। तो हम क्या करेंगे? x की पावर में उसमें घटा रहे थे, इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद इस पावर को कहां लिख रहा था? आगे लिख रहा था, तो इसने कहा न्यूटन देख सुन, इसमें आगे नहीं लिखना, इसमें एक काम कर, जो पावर है ना उससे डिवाइड कर दे, पूरी पावर से डिवाइड कर दे। तो याद कर लो, आज से रट्टा मार लो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यही वाला फॉर्मूला काम में आएगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ds कितना होता है? विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। फिर से सुनो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। अच्छा साहब, ठीक है। अब इसमें क्या लगी है? लिमिट। तो लिमिट लगी है तो नीचे क्या लिख दोगे? x1, ऊपर क्या लिख दोगे? x2। अगर कोई नंबर वगैरह दिया होता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। अभी इसका एग्जांपल आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया, याद कर लीजिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और लिमिट दी है तो नीचे लोअर लिमिट आ जाएगी, ऊपर कौन सी लिमिट आ जाएगी? अपर लिमिट। क्लियर है बच्चों? पॉज करिए, नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। आप देखिए सवाल। अब जैसे मान लो यहां पर आपको सवाल दिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं 2, और जहां पर लिख देता हूं मैं x1 की वैल्यू आपकी 1 मीटर और x2 की वैल्यू आपकी 3 मीटर। कितनी है? 3। अब इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बेटा। ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना। देखो, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन बनाओ। ये आपका बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स में क्या आएगा? बाय आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? dx। यहाँ पर x1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? x2। ये मतलब उसका सिंबल है, ठीक। अब देखो, अब बॉक्स के अंदर किसको लिखना है? अपन को बाय को लिखना है। किसको लिखना है बेटा? बाय को। यहाँ पर क्या है? लिमिट। तो x1 की वैल्यू कितनी है? तो तुम्हें दिख रहा है 1 मीटर, 1 लिख दो, ओनली 1, ठीक है। और x2 की कितनी है बेटा? x2 की आपकी 3, तो यहाँ पर कितना लिखो? 3, और मल्टीप्लाई क्या होता है? dx, जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, देखो मतलब क्या है? देखो, जिसके रिस्पेक्ट में करने का मतलब यह है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अच्छा साहब, अब देखो जरा, y की वैल्यू कितनी दी है? x², तो यहाँ पर x² लिख लोगे, और ये dx है तेरा, और लिमिट चल रही है 1 से लेकर कहाँ तक? तेरी 2 तक। अब इसके आगे की कहानी मैंने अभी समझाई थी कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? यस, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और लिमिट चल रही है तेरी 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसको मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन तो एक लाइन का होता है, खत्म हो गया। अब इसको ऐड कर ले, तो ये 3/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तेरा? 3 आ जाएगा। अब लिमिट चल रही है तेरी कितनी? 1 2 3। इस चीज को बेटा मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखो। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो, ये 1/3 जो है ना, उसको तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा तेरा? x³ बचेगा। अब लिमिट कैसे रखोगे? देखो बेटा, यहां पर चल रही लिमिट लोअर लिमिट, और यहां क्या चल रही? अपर लिमिट। तो देख, सबसे पहले क्या करते हैं? अपर लिमिट को रखा जाता है x के स्थान पर, क्योंकि x की वैल्यू तो x1 से कहां तक चेंज हुई है? 3 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 3, और q लगाए तो q लगा लो, और फिर लगाना होगा हमेशा आपको माइनस, और फिर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 की पावर q। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाय 3।
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये किसका आंसर है तो इंप्लाई करके आप लिख सकते हो किसका इंटीग्रेशन किया आपने, एक्स स्क्वायर का 1 to 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये आ गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला यूज किया एक्स की पावर n का, ठीक है। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसके बेसिस पर। देखो अब इन क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको लिमिट नहीं दी गई है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। अब हमको जब पता ही नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है तो इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी, अनडेफिनेट वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बेटा आपके दो तरह के होते हैं, एक लिमिट वाला और एक विदाउट लिमिट वाला। लिमिट वाला होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और विदाउट लिमिट वाला होता है वो अनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो उसमें हमेशा एक कांस्टेंट का यूज हम कर लेते हैं क्योंकि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमको पता नहीं होती। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का साइन बनाओगे, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर 5 का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आइए तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, तो आपको फॉर्मूला याद है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और साथ में इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं कितनी आएगी पर्टिकुलर, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप चाहो तो यूज कर लो, नहीं चाहो तो नहीं करो, कोई खास बात नहीं है। एनीवे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 6 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। अब एक चीज मैं तुम्हें बड़ी जबरदस्त बताता हूं यहां पर बेटा, ध्यान सुनना कि इंटीग्रेशन किसका उल्टा होता है, सर डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन किसका उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का। अगर बेटा मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे को ये फंक्शन दोबारा मिल जाएगा क्या, हाँ मिल जाएगा। देख करके दिखाता हूं मैं तेरे को, इसका मैं क्या कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो देख, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आपने पिछली क्लास सीखा था, एक्स की पावर 6 और प्लस क्या है तेरा कांस्टेंट। अब यहाँ पर कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप और 1/6 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा और इसका इधर करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा, ठीक है साहब 1/6। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 एक्स की पावर 6 - 1 होता है कि नहीं होता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर कितना आ गया 5। देख ये वही फंक्शन आ गया जिसको तू इंटीग्रेशन करके लाया था। तो मतलब क्या समझे तुम, मतलब तुम ये समझे कि इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आता है अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही फंक्शन आपको दोबारा से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो इस बात को, बहुत बड़ी चीज है बेटा, छोटी चीज मत समझना। अगर मान लो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन दे दिया एग्जामिनर ने मैथमेटिक्स में और तुम्हें उसका इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे हो तो तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता है, तो डिफरेंशिएशन कर लो और 4 ऑप्शन दिए होंगे जिससे मैच कर जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में बात, चल ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको पॉज कर, नोट कर, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो ये क्या है, एक्स है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो कुछ नहीं है तो पावर कितनी मान लोगे बेटा, 1 मान लोगे। तो करो इंटीग्रेशन 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 और प्लस में ये कांस्टेंट लेना हो तो ले, नहीं लेना तो कोई खास बात नहीं है। तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 2 + c, दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। इसको करते हैं बेटा, इसको कैसे करोगे, तो देखो √x है, √x को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 + 2 + 1 और 1 + 2 + 1, इसको सॉल्व कर लो, प्लस में कांस्टेंट लगाना हो तो लगा लेना। तो x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3/2 और नीचे कितना आ जाएगा 3/2 और ये 2 पलट कर जाएगा तो 2/3, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट, दिस इज आवर आंसर। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वही फंक्शन दोबारा से मिल जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, डिफरेंशिएशन की। क्लियर है बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। देखो तो हमको 1 का इंटीग्रेशन करना है। आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0 होता है, क्या इंटीग्रेशन भी 0 होता है, नहीं। देख कैसे, देख मेरे को किसका इंटीग्रेशन करना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या बेटा मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0 और तुम्हें तो पता ही है किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है साहब। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, कांस्टेंट लगाना तो लगा ले, कोई खास बात नहीं है। अब देख ये कितना हो जाएगा तेरा, x ही हो जाएगा ना, x ही आ जाएगा, x + c। चल कांस्टेंट को छोड़ दे, हटा। तो तेरा 1 का इंटीग्रेशन कितना आया, x आया। 1 का इंटीग्रेशन कितना आया, x आया। जाने की बेटा तू देख 1 का इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आएगा dx, क्या आएगा dx, ठीक है। और dx का इंटीग्रेशन तेरा कितना आया, x आया। तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा ले कि अगर कहीं पर भी बेटा तेरे को dt दिखे तो का इंटीग्रेशन कितना होता है t। अगर तेरे को कहीं पर भी ω दिखे, अच्छा चल इसको छोड़, तेरे को d θ दिखे, क्या दिखे d θ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा। यानी कि 1 का इंटीग्रेशन वही होता है जो उसका एलिमेंट है,
जो उसका एलिमेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन वही होता है जो उसके एलिमेंट का फंक्शन है। तो बेटा ध्यान रखना बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का t होता है, dd का कितना होता है, थीटा होता है। एक बार मैंने प्रूव करके बता दिया आपको। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन करना है, अपन को 2 का करना है। तो देखो 2 dx, अब 2 तो कांस्टेंट है बेटा, तो तुम सबसे पहले 2 को बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा dx, और dx के साथ कौन चिपका हुआ है, 1 चिपका हुआ है। और 1 का इंटीग्रेशन तुमने अभी निकाला, कितना होता है, x होता है। अगर जहां पर एलिमेंट dx है तो यहां पर क्या जाएगा x, और अगर जहां पर एलिमेंट dt होता तो यहां पर क्या जाता t आता, अगर जहां पर एलिमेंट d थीटा है तो यहां पर क्या जाता d। और देख ले इसको, और देख ले, चल 3 dx ये लिखा है, 3 को सबसे पहले कांस्टेंट मान के तुम बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, dx बचेगा। और तुम्हें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब 1 है ना सामने, 1 चिपका हुआ है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अगर एलिमेंट तेरा x है तो ये आ गया, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको पॉज करिए, नोट करिए। अब इंटीग्रेशन के हम नए रूल समझते हैं। देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, cos स्क्वायर x का क्या होता है। देखो जरा ध्यान समझना बेटा, sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का cos x, क्या होता है बेटा, माइनस का cos x। ठीक है बेटा, अब आपको याद रखना है cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x। देखो उल्टा होता है। एक बात याद रखना बेटा, आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि बेटा sin x मतलब जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो बेटा इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये है, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन। और आपको याद भी होगा, जैसे मैं देखो करके बताता हूँ तुम्हें, ये लिखा है ना माइनस का cos x लिखा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो इस माइनस को तुम बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, dx cos x। अब तुम याद करो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, क्या होता है, माइनस का sin x। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, देख sin x आया कि नहीं आया। तो बेटा अगर तेरे को डिफरेंशिएशन याद है तो तू इंटीग्रेशन बना सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है। क्या होता है बेटा, उल्टा। ठीक है, इसी तरह से तुम साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन मिलेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यस कॉस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। सबसे ज्यादा हम फिजिक्स में इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और एक अभी बताया था x की पावर n वाला, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी कुछ सवाल भी मैं आपको करके बताऊंगा। इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा किसकी, इसको पहले पॉज करके नोट करना बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है, sec स्क्वायर x dx, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो तुम याद करो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता था, सर 10x का। तो ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। अरे भाई यार 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो 10x ही होगा ना, कि उल्टा होता है यार, करके देख लेना, नहीं तो फॉर्मूला याद करके आओ यार, फॉर्मूला याद होगा आपको वैसे भी। ठीक है, इसी तरह से तो cos स्क्वायर x की अगर हम बात करें तो आपको याद करिए cot x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस का cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये cos स्क्वायर x ही आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये वाले इंटीग्रेशन आपके कभी भी यूज नहीं होंगे, ओनली मैथमेटिक्स में यूज होंगे। आपके तो केवल ये यूज होगा, sin x और cos x। तो याद रखिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है प्लस का। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। अब आपके पास आ गया 1/x और आ गया आपके पास e की पावर x। ठीक है बेटा, अब 1/x और e की पावर x का यस इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका ही बता देता हूं। चलो, जैसे कि आप 1/x का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इंटीग्रेशन। तो आप यहां पर एक चीज सोच सकते हो कि सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x की पावर -1। हाँ लिख सकता है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 n+1, यही होता है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी पावर कितनी आ रही है, 0, और इसकी नीचे कितना आ गया, 0, और 0 से किसी में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो जानी कि 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n सोचकर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। यानी कि यहां पर ये वाला जो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो फेल हो जाता है, केवल इसी केस के लिए। किसके लिए, 1/x के लिए। तो इसका मतलब इसको अपन x की पावर n मानकर सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद करिए, आपको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि 1/x किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको पता था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log x होगा। क्या होगा, log x, क्योंकि log 20 x होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा,
तो याद रखिएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं e की पावर x। तो e की पावर x का सबसे आसान होता है, आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, e की पावर x। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए। तो अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि ये वाला इंटीग्रेशन मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा, और ये 0 है और ये पाई है और ये डी थीटा है, यानी कि यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी थीटा के। ठीक है, अभी तक यहाँ पर जो भी फंक्शन था वो x में था तो उसका dx के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर थीटा में तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अभी याद किया था ना फॉर्मूला। ठीक है साहब, लिमिट क्या चल रही है, 0, तो 0, और ये क्या चल रही है, पाई। अब ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो पहले एक काम कर लो, माइनस को तुम बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे थीटा के स्थान पर क्या रखोगे, पाई, तो पाई आ जाएगा। फिर लगेगा बेटा माइनस, फिर थीटा के स्थान में क्या रखोगे, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस पाई की वैल्यू अगर आपको याद हो तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 होती है। कितनी होती है बेटा, -1, और कॉस 0 कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गया, तो -1 कितना हो गया तेरा, -1 2 हो गया, और ये माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं बेटा, किसको करते हैं, इसको मैं नहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस थीटा था, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब लिमिट क्या चल रही है, पाई, और जहाँ पर क्या चल रही है, 2 पाई। तो बेटा अब आप लिमिट रखोगे किसके स्थान पर, थीटा के स्थान पर, तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ, और फिर जहाँ पर माइनस लगा के क्या आ जाएगा तेरा, पाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब तेरे को पता होना चाहिए कि साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब आपको उसकी वैल्यू याद होगी। ठीक है, 0। लेकिन बेटा मैं तुम्हें एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपके सामने साइन थीटा आ जाए चाहे कॉस थीटा आ जाए, उसको आपको बिना सॉल्व करे उसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले इसको पॉज कर लो, नोट कर लो। पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब देखो, इसको हम बिना सॉल्व करे भी हम इसका आंसर ला सकते थे, कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपके साइन थीटा कॉस थीटा वाले जो इंटीग्रेशन होते हैं उसमें लिमिट 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह की लिमिट आती है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो आपको एक ग्राफ याद आना चाहिए साइन थीटा का। साइन थीटा का बेटा जो ग्राफ होता है वो इस तरह का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पर तुम्हारा साइन थीटा होता है और जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अगर हम इंटीग्रेशन का यूज करें, किसका यूज करें, इंटीग्रेशन का यूज करें, तो इसका हम एरिया इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल लिया गया है। तो इसका जो एरिया आता है वो कितना होता है, 1 होता है बेटा। ठीक है, तो ये बना तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो ऊपर वाले एरिया को हम रखेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसको हम नाम देंगे -1, इसको हम नाम देंगे +1, और नीचे वाले को क्या नाम देंगे, -1 और -1। अब आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर होता है आपका 0, यहाँ पर होता है आपका π/2, यहाँ पर होता है आपका पाई, और जहाँ पर होता है 3/2 पाई, और जहाँ पर होता है तेरा 2 पाई, और जहाँ पर होता है तेरा 5π/2, और जहाँ पर तेरा होता है 3 पाई। इस तरह से चलेगा, जहाँ पर होता है तेरा 7π/2, और जहाँ पर होता है तेरा 4 पाई। ठीक है बेटा, ये किसका कर्व है, साइन थीटा का। अगर तुम इसको नेगेटिव साइड में लोगे तो नेगेटिव साइड में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन नीचे, तो नीचे वाला जो एरिया होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऊपर वाला एरिया जो होगा पॉजिटिव होगा। और ये बनी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप सीख लोगे। अच्छा, अगर हम कॉस के ग्राफ की बात करें तो कॉस का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, लाइक दिस, ऐसा बनता है। तो कॉस यहाँ से शुरू होता है किससे, π/, थोड़ी गड़बड़ है, एक चीज, इस पॉइंट को हम 0 नाम देंगे बेटा, और इसको नाम देंगे π/2, इसको नाम देंगे पाई, इसको देंगे 3/2 पाई, और इसको नाम देंगे हम 2 पाई, और इसको नाम दे देंगे सही हो गया 5π/2। इस तरह से चला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ये 0 हो गया, 0 के बाद क्या, देखो 0 के बाद π/2, ठीक है, π/2 के बाद क्या आता है, पाई, तो देखो पाई है,
फिर क्या होता है 3/2 ठीक है, और फिर क्या होता है 2 तो 2 आ गया, ठीक है, फिर क्या आता है 5 ठीक है, सही चल रहा है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो ये ऐसे आएगा, लेकिन ये कर्व हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर इधर की तरफ चलेंगे तो वो नेगेटिव होगा। एनीवे ठीक है, लेकिन ये देखो ये π/2 है तो ये कितना होगा -π/2 होगा, ध्यान रखिएगा। देखो ठीक है, ये π/2 प्लस का है तो ये तेरा माइनस का π/2 होगा, और ये पाई है तो ये यहाँ पर क्या होगा माइनस का। तो ये नेगेटिव का भी मैंने तो आपको बता दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ है। अब सुनो जरा, अब तुम देखो ट्रिक क्या है। देख 0 से हमको पाई तक का निकालना है, तो तेरा ये जीव है और ये तेरा पाई है, और 1 और 1 कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, और 2 ही आया था, अभी किया था ना सॉल्व। अच्छा, इसका आंसर निकालते हैं। देखो पाई से कहाँ तक निकालना है 2 तक, तो तेरा पाई कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देख ये -1 और +1, तो -1 और +1 ऐड करेगा तो कितना आएगा 0, और इसका आंसर अभी तेरे को सॉल्व करके बताया 0 ही तो आया था। कितना आया था 0। तो बेटा कोई भी सवाल ले ले, देख कोई भी सवाल ले ले, जैसे मान ले तेरे पास सवाल आ गया π/2 और आपका आ गया 3/2 पाई, यहाँ तक का आ गया, और ये तेरी साइन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा, साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सॉल्व करके निकालो तब भी वही आएगी। देख लेकिन हमको सॉल्व कहाँ से करना है, π/2 से लेकर 3/2। तो देख π/2 कहाँ है, ये है, और 3π/2 कहाँ है, ये है। तो ये कितना है +1 और ये कितना है -1, दोनों को ऐड करेगा, इसका आंसर 0 आएगा। करके देख लेना, ठीक है। तो ये ग्राफ को पॉज करो और नोट करो। अब एक और कंसेप्ट हम यहाँ पर समझते हैं कि बाय इक्वल टू क्या है, तुम्हारे पास a + b लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो जब एडिशन वाला होता है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा y, और ये होगा तेरा dx। अब y की वैल्यू कितनी है a + b, तो यहाँ पर आ जाएगा a dx, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा b dx। यानी कि जब भी तुम्हारा एडिशन वाला फंक्शन होगा तो तुम उसको अलग अलग लिखोगे। कैसे लिखोगे, अलग अलग, इस फॉर्मेट के द्वारा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, और पीछे क्या लिखोगे dx, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो बेटा सबसे पहला काम क्या है कि dx का मल्टीप्लाई करके अलग अलग करो, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, ये आएगा, और फिर -2x dx, फिर प्लस क्या है तुम्हारा 4 dx, ठीक है बेटा। इसका मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लिया इसको इस तरह से। अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वेरी गुड। -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब x बचा और x की पावर कितनी मान लोगे 1, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1 + 1 मतलब 2, 1 + 1 मतलब 2, ठीक है बेटा। प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन अभी प्रूव किया था कितना होता है x। और ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इनडेफिनेट वैल्यू है, तो अपन क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका x की पावर 3/3 -x², और प्लस का क्या आ गया 4x + c। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इसको पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तुम्हारे पास क्या है, ये है sin x + e⁻x + 1/x। इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, सबसे पहले dx का मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो sin x dx + e⁻x dx + 1/x dx। अब ये सारे फॉर्मूले आपको पता है। sin x का क्या होता है, cos x होता है, प्लस e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, और आप चाहो तो कांस्टेंट लगा सकते हो। दिस इज अवर आंसर, दैट्स ऑल। पॉज करिए, नोट करिए। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन का लास्ट रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। इसको चेन रूल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम चेन रूल का यूज नहीं करेंगे, ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले रूल समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो रूल क्या है, इंटीग्रेट ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है हमेशा आउटर फंक्शन का, और जो इनसाइड है उसको एज इट इज रहने देना है। और डिवाइड में क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का जो भी गुणांक है, जो भी कोएफिशिएंट है, उसको डिवाइड में लिख देना है। देख जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे तेरे पास क्या है e⁻5x। अब e⁻5x को अगर आप देखोगे तो ये y बराबर क्या e⁻5x है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसका किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे करोगे, e⁻5x × dx लिखोगे, जो फंक्शन है उसी का एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब देख, तो यहां पर आउटर क्या है और इनसाइड क्या है। तो देख ये जो होता है ये तेरा आउटर होता है, क्या होता है, तेरा आउटर फंक्शन होता है। और ये जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं इनर,
इनर फंक्शन या इनर वैल्यू जो भी है तेरी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका होता है, आउटर का, किसका नहीं होता है, इनर का। तो सुन, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तेरे को रटा हुआ e की पावर x का e की पावर x होता है। तो लिखा है ना यार यहाँ पर, इंटीग्रेट और आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। तो आउटर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन जो भी होता है वैसा लिख दे, और जो तेरा इनसाइड फंक्शन है उसको एज इट इज रहने दे। और अपन में क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो नीचे क्या लिख देगा तेरा 5। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ठीक, और करके बताता हूं, घबराने वाली बात नहीं। देख इसको करते हैं हम e की पावर 3x का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx, क्योंकि ये फंक्शन का हमें दिया x में। तो देख e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। अब जहां पर देखो ये आउटर फंक्शन है और ये तेरा इनर है, तो आउटर फंक्शन मतलब e की पावर x, देख इसको e की पावर x लिखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, जैसा लिख दिया एज इट इज। इनर में कोई भी चीज नहीं आएगा, बस नीचे किसको लिखना है, जो आपका इनर फंक्शन में x का कोएफिशिएंट है उसको लिखना है। तो ये तेरा आंसर हो गया, दैट्स ऑल। अगर मैं इसको बड़े मेथड से करूंगा ना, चेन रूल से, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा। मैं करके भी दिखाऊंगा, एनीवे घबराना मत। चल मैं इस सवाल को करता हूँ, इसको पॉज करके, बहुत आसान है अगर आप इससे करना सीख गए तो। देखिए बाय बराबर कितना दिया है, ये दिया है साइन 2x + 4 दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसको लिखा, बस यहाँ पर पहचान किसकी करनी है, ये तेरा आउटर फंक्शन है और जो ब्रैकेट में लिखा है वो तेरा इनर फंक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, आउटर का। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस x होता है माइनस का, और जो इनर है उसको एज इट इज लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 2x + 4। उसके बाद अपॉन में किसको लिखना है, जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट बेटा ओनली 2 है, तो 2 लिख दे। दिस इज अवर आंसर। पॉज करिए, नोट सारे सवालों को सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये पहला इंटीग्रेशन है, देखो आउटसाइड इनसाइड रूल का हम इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसी को देखो, सबसे पहले ये लिखा है साइन ω t और dt। देख भाई ω t आ गया, तो पीछे dt भी तो आया है ना, यानी कि ये टाइम का फंक्शन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। देख इसमें आउटर फंक्शन क्या है, साइन है, और इनर फंक्शन क्या है, ω t है। तो आउटर फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, और इनर को एज इट इज लिखना है, तो ये ω t लिखे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टाइम का फंक्शन चल रहा है, तो टाइम का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा। दिस इज अवर आंसर। और अगर कांस्टेंट लिखना चाहो तो लिख लो, कोई खास बात नहीं है। इसी तरह से देखो इसको करके दिखाता हूँ। ये क्या लिखा है तेरा cos x, ठीक है बेटा। देख ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है, तो हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, आउटर फंक्शन का। क्या होता है cos x का, क्या होता है साइन x होता है। तो ये देख इधर x के स्थान में क्या चल रहा है kx, तो इसको जैसा का तैसा लिख दे। और x का कोएफिशिएंट क्या है k, तो k नीचे आ जाएगा। कांस्टेंट लगाना तो लगा ले, कोई खास बात नहीं है, दैट्स ऑल। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे, देखो ये वाला सवाल है तेरे पास 2x + 4 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें जरा देख इस चीज को x मान, क्या मान तू, x मान, और x की पावर कितनी है, n है, सॉरी n मतलब 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर x की पावर n मानकर इसको सॉल्व करेगा, तो ये क्या आएगा, देख x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 होता है। तो ये तेरा x हो गया तेरा, और उसकी पावर 3 है, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1। लेकिन रुक, खत्म नहीं हुई बात, मल्टीप्लाई लगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2x + 4, ये हो गया तेरा 4, और ये हो गया 4 और 2 कितना हो गया 8। कांस्टेंट लगाना तो लगा ले, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरा x मानो, तो x मानोगे तो x की पावर क्या हो गई तेरी 3 हो गई, क्या हो गई तेरी 3। तो x मान के करेगा तो बड़ी आसानी से निकाल लेगा आंसर, कोई खास बात नहीं है। पॉज करिए, नोट करिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए बेटा। देखो ये 1/this, ये तेरा इनर फंक्शन है, लेकिन इसको जरा ध्यान से देख, ये तेरे को x, इसकी शक्ल x दिखेगी, 1/x। इसको पूरा ध्यान से देखेगा तो तू विजुलाइज करना सीख कि ये 1/ क्या लिखा है, x लिखा है। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तेरे को पता है log x होता है। और तेरे को पता है यार, इसको अगर आउटसाइड इनसाइड फंक्शन से करेगा तो ये जैसा कि तैसा वैसा ही लिख दे, तो क्या आ जाएगा ax + b। और अपॉन में क्या आता है, x का कोएफिशिएंट क्या है a। दिस इज अवर आंसर। कांस्टेंट लिखना है तो लिख ले। अगर मान लो, चलो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो कैसे करूँ, चेन रूल से करूँ, तो देखो चेन रूल से कितनी दिक्कत आ सकती है। कैसे, चेन रूल में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, लेट करना पड़ेगा। लेट किसको करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को। तो नीचे वाले फंक्शन को तुम लेट करोगे, किसके बराबर मानना, तुम्हारी इच्छा जिसके बराबर मानना, मैंने टी के बराबर मान लिया। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए कांस्टेंट है, तेरा बाहर आ जाएगा dx/dt,
ओके, बी तेरा कांस्टेंट है 0 हो गया, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि डी टी बाई डी टी आएगा ना। ठीक है साहब, इस डी टी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इम्प्लाई करके डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, डी टी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगी। अब आप आ जाओ, तुम्हारा सवाल क्या था, ये तुम्हारा सवाल है 1/a प्लस कितना है, सॉरी ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये तेरा सवाल है बेटा। अब देख 1/, इसके स्थान पर क्या रखेगा तू, टी रखेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा टी। डी एक्स के स्थान पर क्या रखेगा तू, डी एक्स की वैल्यू भी निकाली थी डी टी बाय ए। तो देख अब तेरा 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/t डी टी। अब 1/t मतलब तेरा log t हो जाएगा, तो ये 1/a इंटू log t हो जाएगा। हमारा सवाल किस में, किस फंक्शन में था, x में, और ये आया t में, तो इसको कन्वर्ट करके हम काय में बदलेंगे, x में। तो इसको मैं जहाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखो log t की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए ax प्लस बी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब भैया ये जो आंसर आया है इतनी मशक्कत करने पर आया है, और ये तुम्हारा एक ही लाइन में आ गया। या तो फील करना यार, ये 1/, क्या लिखा है, x लिखा है, तो 1/x का मतलब क्या होता है log x, और जो इनर फंक्शन को एज इट इज लिख दे, और जो भी तेरा कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लायर जो भी है उसको कहाँ लिख दे, नीचे लिख दे। दिस इज वन आंसर। फालतू की पंचायत लगाने से क्या मतलब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लाइन में आंसर देना होता है। समझ नहीं बात, क्लियर है बेटा। तो आज की इस क्लास में बेटा इंटीग्रेशन के जितने भी रूल्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, और उनको कैसे अप्लाई करना था वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा है, बिना इसके आप फिर इसको नहीं सीख सकते। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सारे फॉर्मूलों को थोड़ा ट्राई करके देख लेना, एक बार याद कर लेना, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।